अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। मैं अब्दुल्ला से अभी यही बात कर रही थी कि अब थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। आपको पता है कि पूरा 2020 कोविड की वजह से ख़त्म हो गया और अभी भी कोविड का कोरोना जो है वो दुनिया में भी चल रहा है और हमारे यहाँ भी है। लेकिन व्हेन यू गो अब्रॉड तो आपको एक वो पर्सपेक्टिव मिलता है कि दुनिया ने किस तरह टैकल किया इसे। तो आई वाज जस्ट टेलिंग अब्दुल्ला कि जब मैं दुबई लैंड भी किए हैं तो आप एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाए, हर चीज़ जो है वो कॉन्टैक्ट लेस है। मतलब अगर आपने कम्युनिकेट भी करना है, दरवाजे भी खुद ही खुल रहे हैं, सैनिटाइजर भी वो आप सेंसर लगा हुआ है उस हाथ पे आ जाते हैं। देयर आर हार्डली एनी स्पेसेस जहां आपको किसी चीज़ को हाथ लगाना हो, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सफाइयाँ हो रही होती हैं। बट हैविंग सेड दैट, जब मैं पाकिस्तान वापस आई, एक हफ्ते के लिए गई थी, सो व्हेन आई केम बैक टू कराची, तो कराची में भी प्रोटोकॉल्स जो थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी रिपोर्ट चेक की जब आई? एब्सोल्युटली। जब मैं वापस आई हूँ, यू कैन नॉट गो टू द इमिग्रेशन। पहली चीज, जहाज में भी आपसे वो हेल्थ फॉर्म वगैरह तो होता ही है, लेकिन अब जरा ज्यादा सीरियस हो गए हैं उसके बारे में। लेकिन साथ आपने जो अपना PCR का टेस्ट जो वहां से जरूरी है, आउट लेके गई थी। वो अब्दुल्ला वो उधर भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप जहाज में भी नहीं बैठ सकते ना। जहाज भी तो एक स्पेस है जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अब इतनी नहीं रही, ऑल्दो आई मस्ट कन्फेस कि जहाज वैसे ही इतने नहीं भरे हुए थे, तो आपको जगह मिल ही रही थी जहां आपके साथ कोई ना बैठा हो। बट द गुड थिंग इज कि वहां भी ये चल रहा था, एंड टू अ गुड एक्सटेंट हमारे यहाँ भी। सो एयरपोर्ट से भी जब हम गुजरे हैं, कराची एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट बिफोर इवन इमिग्रेशन आपको अपना वो PCR टेस्ट देना था। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री हमारी लोकल फ्लाइट्स हैं, जो लोकल एयरलाइंस चल रही हैं, माशाल्लाह एयरपोर्ट तक तो बहुत हंगामा होता है कि समाजी फासलों का ख्याल रखें, एक क्यू में खड़े हुए हैं तो जरा दूर दूर रहें। उसके बाद जहाज के अंदर फ्लाइट्स खचाखच भरी भी जा रही हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, कहीं की स्कर्दू की भी बात कर लें, कहीं की भी आप बात कर लें, डोमेस्टिक हम एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, चाहे नेशनल कैरियर हो या प्राइवेट एयरलाइंस हो, भरी हुई जा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से उधर मूव हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे समझ में नहीं आती बात कि जब एयरपोर्ट पे सोशल डिस्टेंसिंग का क्या तुक है, जब आपके साथ जुड़कर एक बंदा, क्या पूरा जहाज जुड़कर एक दूसरे से जा रहा है, और वहां पे भी इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। कितने ही लोग हैं, 50% मुसाफिर अंदर जाकर मास्क उतार देते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। वैसे वहाँ वो आपको वार्निंग भी देते रहते हैं जहाज़ों में, बेशक डोमेस्टिक फ्लाइट हो या कहीं और। इंटरनेशनल का इसलिए यू फील अ लिटिल सेफर, क्योंकि हर किसी का PCR टेस्ट ऑलरेडी हुआ होता है, उसमें भी लोगों को कोविड हो जाता है। डोमेस्टिक का आई कैन ओनली इमेजिन ज़्यादा टेंशन होती है। एनीवे, ये तो एक अपना एक्सपीरियंस था जो कि सोचा शेयर करें। बहुत सी बातें हैं जी आज के शो में, आपका ओपिनियन ज़रूर चाहेंगे कि आपको PSL 6 का गाना कैसे लगा। मैंने और अब्दुल्ला ने काफी कल दिन में सुन के अपने ओपिनियंस फॉर्म कर लिए हैं। वी विल टेल यू लेटर इन द शो। आपसे शेयर भी किया था और अभी बता देते हैं कि हमें अब्दुल्ला अभी नहीं ना, बाद में बता दे। अच्छा लगा? हाँ, एग्जैक्टली। So I think it's high time we start recognizing Naseebo Lal as one of the most supremely talented singers of this country. I don't think we ever had any doubt about that. A few people seem to have doubts जब आजकल मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ कि जी कौन गवाता है, जिनको डाउट्स होंगे वो शायद on the whole composition of the song perhaps होंगे, but not Naseebo Lal per se. नहीं, Naseebo Lal से particularly लोग खार निकाल रहे हैं। She is supremely talented और उन्होंने कुछ बेहतरीन गाने पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए हैं, और ये गाना certainly history I really like it. अब तो बहुत ही मुझे मतलब it's very exciting. Anyway, more on that later in the show. पहले हमारी टॉप स्टोरी फर्स्ट, और आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज हैदराबाद में मैदान सजा रही है। लॉन्ग मार्च ऐलान के बाद पहला जलसा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद को यहीं साबित करना होगा अवाम उनके साथ है या हुकूमत ठीक कहती है। 31 जनवरी को वजीर आजम को इस्तीफे के लिए दी गई डेडलाइन गुजरने पर हुकूमत ने ऑपोजिशन को बहुत ताने दिए कि इन तेलों में तेल नहीं। ऑब्वियसली बिल्कुल उनका यही कहना था, थैंक यू अब्दुल्ला, क्योंकि अवाम साथ नहीं, ये उनका कहना था हुकूमत का। और फिर PDM ने ऐलान किया कि अब अवामी ताकत का मुजाहरा लॉन्ग मार्च में ही करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे।
इसी सिलसिले में मुल्क भर में आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए जलसों का प्रोग्राम है जनाब, और जिसका पहला जलसा आज होने जा रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद से तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन मरीम नवाज अपनी बेटी के एक्सीडेंट की वजह से शरीक नहीं होंगी। मौलाना फजल रहमान तो पहुंच चुके हैं। मेज़बान पीपल्स पार्टी की क़यादत तो होगी ही यहाँ पर। लगता यही है कि आवाम को लॉन्ग मार्च में शिरकत का कहा जाएगा। हैदराबाद जलसे में अगर आवाम की शिरकत नज़र आ जाएगी तो PDM की कमज़ोर पड़ती तहरीक में जान भी पड़ सकती है, और अगर ऐसा ना हुआ तो हुकूमत का एतमाद और बढ़ेगा। आई वंडर कि हैदराबाद में कोई बहुत ही जम्मे गफीर आवाम का नजर आएगा, बट लेट्स सी, यू नेवर नो। बल्कि हम जरा इसकी प्रेपरेशन क्या हो रही है, तैयारी से भी बहुत आपको अंदाजा हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है, तो लिहाजा वहाँ से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली नईम हमारे साथ हैं। अली नईम, बहुत सी बातें आपसे पूछनी है। सबसे पहले तो हैदराबाद में PDM बड़ा जलसा करने जा रही है आज। बुनियादी तौर पर यहाँ किसी ज़माने में MQM का राज रहा करता था, तो इस वक्त आप शहर का माहौल क्या देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, लोग आपको मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं कि जी पहुंचेंगे आज? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज हैदराबाद में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने जा रही है। इस हवाले से हटड़ी बाईपास ग्राउंड को जलसा गाह में तब्दील कर दिया गया है। इस ग्राउंड की अहमियत के हवाले से आपको ये बताते चलें कि 2018 के इलेक्शन के अंदर भी जितने भी तमाम बड़े जलसे हुए हैं वो तकरीबन इसी ग्राउंड के अंदर हुए हैं, चूँकि ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के होने वाला जलसे की मेज़बान है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इसी जगह का इंतखाब किया गया है। एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, और स्टेज की अगर हम बात करें तो स्टेज भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है, जो कि कंटेनर्स पर मुश्तमिल है। 120 फुट बाय 32 फुट का यहाँ पर स्टेज बनाया गया है। इसके साथ ही साथ 2 स्टेज और भी बनाए गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो जलसा शुरू होने का वक्त दिया गया है वो है 2 बजे, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि यहाँ पर जलसा शुरू होते होते सहपैर 5 बज जाएंगे। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह है वो सजावल भी पहुंच चुके हैं कि शहर में फजा होती है, माहौल होता है, कोई बड़ी सियासी एक्टिविटी होने जा रही होती है। क्या इस जलसे की उतनी तशवीर थी या उतनी हाइप क्रिएट की गई है, या आपको शहर में इर्द गिर्द नजर आ रहा है कि हाँ लोगों को पता है कि यहाँ कोई बड़ा जलसा होने वाला है? जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर के अंदर अगर हम बात करें तो हैदराबाद शहर के अंदर तकरीबन तमाम शाहराहों के ऊपर PDM के जलसे के हवाले से पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं जिसके ऊपर PDM के कायदीन की तस्वीरें आवेज़ा हैं। इसके साथ ही साथ तमाम पार्टियों के जो कि PDM के अंदर जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के परचम आवेज़ा किए हुए हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसा शुरू होने से कबल ही 2-3 रोज़ पहले से ही और उससे पहले से ही जो है वो रैलियां निकाली जाती रही हैं। तकरीबन कोई 1 हफ्ता कबल से ही इस्तकबालिया कैंप लगे हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ 25 मकामात के ऊपर इस्तकबालिया कैंप लगे हुए हैं, जहाँ पर सुबह से लेकर रात तक हमें अपडेट करे थे। हैदराबाद से हम जानते रहेंगे कि क्या तैयारी है, लेकिन माहौल बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और कुछ आप विजुअल्स में भी आप देख रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी साहिबा ने, उनसे पूछ लेते हैं। शाजिया, आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हैदराबाद में PDM जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी कर रही है। लॉन्ग मार्च ऐलान के बाद पहला जलसा है, इसलिए ऑब्वियसली बड़ा अहम भी है, तो आपको बहुत कुछ साबित करना है इस जलसे के थ्रू। कितने लोगों की शिरकत की तवक्को रखते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो जलसा आज होने जा रहा है वो एक बहुत बड़ा जलसा है, और हम समझते हैं कि इस जलसे की चूँकि मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, लिहाजा हम पर ये ज़िम्मेदारी तैयारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा रही, और हैदराबाद के अंदर लोग बहुत मोबिलाइज थे, बहुत चार्ज थे, बल्कि पूरे सिंध के अंदर इस जलसे के हवाले से लोगों के अंदर बड़ा जोशो खरोश है। और चूँकि 4 तारीख को PDM का मुशावरती इजलास था जिसके अंदर और फैसले भी लिए गए बिलखुसूस लॉन्ग मार्च का, जिस तरीके से आपने फरमाया, तो उसके बाद ये पहला जलसा है।
लेकिन वैसे पीडीएम के बहुत जलसे हुए हैं और तमाम जलसे बड़े कामयाब और बहुत ही मैं समझती हूँ कि आलीशान किस्म के जलसे हुए हैं, क्योंकि लोगों की तादाद हर जलसे में बहुत अच्छी रही है। और इससे ये भी साबित होता है, बल्कि वाज़ेह हो जाता है कि इस सिलेक्टेड हुकूमत की कारकर्दगी से पाकिस्तान की आवाम बहुत तकलीफ़ में है और बहुत परेशान है। आपने मज़ीद ये भी पूछा कि कितने लोग इस जलसे में होंगे, तो मेरी मालूमात के हवाले से जो मैं बताऊं, शेयर करूं कि 50 से 60 हज़ार कुर्सियां पंडाल में लगाई गई हैं इस जलसे के हवाले से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये काफ़ी होंगी कि जब लोगों का हुजूम आएगा, जब आवाम वहाँ पहुँचेगी और जिस जोश और जज्बे के साथ आवाम इस वक्त नज़र आ रही है इस तमाम एक्टिविटी के हवाले से, तो उसको देखकर तो मुझे लगता है कि ये कुर्सियाँ भी शायद नाकाफ़ी होंगी। अच्छा शाज़ी साहबा, वज़ीर आला सिंध की अगर बात करें, इस जलसे के लिए काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, तो क्या सिंध हुकूमत का बतौर सिंध हुकूमत इस तरह की सियासी एक्टिविटी में बराह रास्त शामिल होना आपको ठीक लगता है? देखिए, वज़ीर आला सिंध जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो एक पार्टी के कारकुन की हैसियत से तो उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन उस तरीक़े का वो टाइम नहीं दे सकते हैं पार्टी एक्टिविटीज़ को, और इसीलिए वो किसी तैयारी में, किसी इवेंट में जो इस जलसे से मुंसलिक था उसमें तो नज़र नहीं आए। अलबत्ता चूँकि वो वज़ीर आला हैं तो उन पर सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी आती हैं, वो होम मिनिस्टर भी हैं, उनके पास होम डिपार्टमेंट है, तो इस हवाले से तो मेरा ख्याल है एक विज़िट उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से किया होगा हैदराबाद का, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। गो के उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑफिस का एक ओहदा भी है, सो वो ऑफिस बेरर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है शाज़िया, ये भी बता दें कि एक तरफ तो पीडीएम लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है और दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के लिए भी ऑब्वियसली कुछ करना है, तो पीपल्स पार्टी अब तक तय क्यों नहीं कर सकी कि आप लोगों के उम्मीदवार, आप लोगों के सेनेट के लिए कैंडिडेट्स कौन हैं? तो देखिए, सेनेट के हवाले से अभी भी एप्लीकेशंस मौसूल हो रही हैं और अब हमारी मेरे बालगालबन कल आखिरी डेट थी और एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब एप्लीकेशंस का जायज़ा लिया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बोर्ड जो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से हमेशा हमारी एक्टिविटी रहती है कि वो कायम किया जाता है, तो उस बोर्ड का भी कल ऐलान कर दिया है। अब ये बोर्ड बैठेगा और एप्लीकेशंस को देखेगा और मेंबर्स से जो सवाल करने होंगे इस बोर्ड को वो किए जाएंगे। तो एक प्रोसेस होता है एप्लीकेशंस को फाइनल करने का, और इस वक्त तक एप्लीकेशंस मौसूल हो गई हैं, लेकिन कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए हैं। और इसी तरह पीडीएम से भी जो हमारे जॉइंट कैंडिडेट्स थे वो भी अब तक फाइनल नहीं हुए हैं, अभी तक ये प्रोसेस जारी है। अच्छा जी, वो प्रोसेस आप कहती हैं जारी। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी एक्सपेक्टेशन भी है कि 50-60 हज़ार लोगों का इन्होंने कहा है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतनी ही सीटें भी लगी हैं। आप अली नईम से जो हम बात कर रहे थे उनसे तो हमें यही सेंस मिली कि भरपूर तैयारी हैदराबाद में पर्टिकुलरली की गई है। हम ज़ाहिर दीगर शहरों से बैठ के बात कर रहे हैं तो हमें नहीं अंदाज़ा कि वहाँ पर इस जलसे की कितनी हाइप क्रिएट की गई है, लेकिन वो अली नईम हमें बता रहे थे कि हैदराबाद की तमाम छोटी बड़ी शाहराहों पर पेनाफ्लेक्सेस हैं, बैनर्स हैं, कैंपिंग की गई है और कॉर्नर मीटिंग्स की गई हैं। सो यस, पीडीएम हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर जलसा इन हैदराबाद। They have a lot to prove through this one as well. तो लिहाजा it remains to be seen. Of course, we'll keep you posted. और फिर आज जलसा हो भी जाएगा। कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। हम अक्सर फिल्में देखते हैं और देख के हम 2 घंटे में या 1.5 घंटे जितने की फिल्म होती है हम कहते हैं जी बड़ा मजा आया। We never realize कि कितना काम होता है इसमें। तो आपको particularly हुमा जो एक्शन मूवीज होती हैं उसमें हमें लग रहा होता है बहुत ही ज्यादा काम होता है। मतलब गाड़ियां भी उड़ रही हैं, मोटरसाइकिलें भी जंपे लगा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये इसमें बहुत सी दफा जो अदाकार होते हैं वही ये स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। देखिए बहुत सी दफा नहीं भी होते हैं ना, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, स्टंट डबल्स होते हैं, तो लिहाजा वही कपड़े पहन के कोई और आ जाएगा। तो ये एक झलक जो है वो दिखाई है। आपको बताएं कि गाड़ियों के स्टंट के शौकीन अफराद फास्ट एंड फ्यूरियस को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, कहते हैं जी सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म यही है। तो जी इसका जवाब हमें मिला है कि किस तरह इस फिल्म में इतनी ज़बरदस्त किस्म के स्टंट्स दिखाते हैं। ये इस फिल्म में शामिल होने वाले कई सुपरस्टार्स हैं, उनकी एक वीडियो दिखा
दिखाई है फिल्म सीरीज के नए हिस्से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के एक 4 सेकंड के सीन की तैयारी में 4 सेकंड के सीन की तैयारी में 8 महीने लगे हैं। आप अंदाजा करें। और इसके जो डायरेक्टर हैं जस्टिन लिन, उन्होंने 30 सेकंड का एक टीजर जो है वो ट्वीट किया है ओनली टू शो कि कितना काम लगता है। उन्होंने लिखा ये है कि पहले हम देखें उसके बाद हम इस बारे में बताते हैं आपको। हम अभी भी किसी मुद्दे के मुंतज़िर हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। 5 फरवरी से K2 के बादल को छूती ऊंचाइयों में गुम को पहमा अली सतपारा की तलाश अभी तक जारी है। उनके 2 साथी भी उनके साथ लापता हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। एक छोटी सी आस ज़रूर है कि शायद कोई मुआवजा हो जाए। अली सतपारा और 2 दीगर गैर मुल्की को पहमा गुज़श्ता जुमे को K2 सर करने के बाद वापस आते हुए लापता हो गए। अली सतपारा के बेटे भी ये मानते हैं कि उनके वालिद के जिंदा होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू टीमें सख्त मौसमी हालात में और मुश्किल में अपना काम जारी रखे हुए हैं। कल भी एक भरपूर कोशिश के बाद ये फैसला किया गया कि अब ज़मीनी ऑपरेशन प्रॉबेबली मुमकिन नहीं होगा, अब जहाज से सर्वेलेंस की जाएगी। इसी पे बात करते हैं। निसार अब्बास हमें ज्वाइन करें स्कर्दू से। निसार, वहाँ जाहिर है जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बेस कैंप पर मौजूद लोग हैं, कुछ और पता लग सका कि आखिरी मर्तबा कब राब्ता हुआ था? और अभी तो तलाश सबसे इम्पोर्टेंट मामला है, वो किस तरह मुमकिन हो पाएगी? जी, जो लास्ट इनका राब्ता हुआ था हमारे पास इस वक्त जॉन स्नेरी के जो थोराया नंबर है उसकी चीजें मिली हैं, तो वो 6:48 का बताते हैं कि ये कैंप 3 के ऊपर के हिस्से में कहीं इनका लास्ट पोजीशन आ रही है कि इस जगह से राब्ता हुआ, लेकिन इंतहाई मुख्तसर टाइम के लिए हुआ था। और उसके बाद उससे ये मालूमात जो है इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे पोजीशन लेने में बड़ी मदद होगी। ताहम गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान भरपूर कोशिश की गई आर्मी एविएशन की 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, कोई पता चल जाए, मालूमात हासिल की जा सके उनके बारे में, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। खुद अली सतपारा का जो बेटा है साजिद सतपारा भी हेलीकॉप्टर के जरिए उस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा रहा, और उसके साथ जो इंतहाई नामवर और तजुर्बेकार को इस वक्त बेस कैंप में जो मौजूद हैं वो भी उनका हिस्सा रहे, जाते रहे और देखते रहे। और निचला हिस्सा खास तौर पर बोटल नेक एरिया से जहाज जिन जिन इलाकों में मुमकिन तौर पर गिर सकते थे उन इलाकों में भी पूरी तरह से सर्च किया गया है। अब रह गया सिर्फ वहाँ कुछ भी नहीं मिला, अब रह गया सिर्फ ऊपर का एरिया, वहाँ अब देखना और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आज जो है वो तैयारे के जरिए C-130 तैयारे के जरिए ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है, जिसके अंदर जो है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड कैमरास और चीजें लगी होंगी जिसके जरिए से डिटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा निसार, ये भी बताइएगा कि ये ऑब्वियसली अगर ये तैयारी के जरिए सर्च ऑपरेशन किया जाए तो वो इन इटसेल्फ बड़ा उसमें खतरा होता है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर एक है, एक सर्टेन हाइट से ऊपर तो हेली जा भी नहीं सकता, तो वो किस तरह आप करेंगे अटेम्प्ट? अब 5वां दिन है, कोई चांसेस भी बिल्कुल ही डिम होते जा रहे हैं कि कोई मिले? जी, चांसेस तो रोज बरोज खत्म होते जा रहे हैं और अली सतपारा का बेटा भी बहुत रियलिस्टिक है इस हवाले से। तो लेकिन अब जिस तरह से अब किया जा रहा है ऑपरेशन की कम से कम उनकी जो है ना रिमेन्स मिल जाए तो उसमें बहुत फायदा ये होगा। एक तो हौसला अफजाई होगी, जो माउंटेन कम्युनिटीज वो पूरी वर्ल्ड में फैली हुई है और वो बहुत तशवीश का शिकार है, बहुत ज्यादा उनका वो पूरा फोकस इस बात पे कर रखा है उन्होंने कि ये कम से कम इनका पता चले कि ये कहाँ है, क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, कुछ तो मिल जाए, तो उसका फायदा होगा, उनकी हौसला अफजाई होगी, फैमिलीज की हौसला अफजाई होगी। और जहाँ तक बात है कि क्या मुमकिन है इससे अपना तैयारे से, तो तैयारे से बहुत कुछ हो सकता है। तैयारा इस पहाड़ की बहुत ही ऊंचाई पे जा सकता है और वहाँ पे जिस तरह की हमें बताया गया है कि कैमरास होंगे उसके अंदर और उस पूरे एरिया को जो है उस एरिया की तस्वीर ली जाएंगी और उस तस्वीर मतलब इस हद तक वो क्लियर होंगी, उसका पिक्सल हाई होगा कि नीचे अगर कोई पत्थर छोटा सा भी पड़ा होगा, फुटबॉल भी होगा तो उसकी भी वो तो ये भी आर्मी के तहत ही तैयारी के जरिए सर्वेलेंस की जाएगी। और आज कब तक का प्लान है, आज कब ये ऑपरेशन होगा?
जी, आज ज्यादातर फोकस इन्होंने रखा हुआ है कि वेदर विंडो इनको मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर इस केटू की चोटी के ऊपर जो है इंतहाई बुलंदी के ऊपर बादल होते हैं, धुंध होता है। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा टाइम इनको मिले जिसमें ये धुंध ना हो, बादल ना हो, उस वक्त ये ऑपरेशन करेंगे। अच्छा निसार, ये भी बताइएगा कि कोई ऐसी भी खबरें हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगर हेली भी सर्च कर रहे हैं, ग्राउंड सर्च भी है, और वो लोग ये जो 3 सारे कोपेमा में वो नजर नहीं आ रहे, जहां भी हैं जिस हालत में भी हैं वो नजर नहीं आ रहे, तो कोई एवलांच आया हो, कोई बर्फ का तोदा उधर गिरा हो, कोई दबने के कोई इस तरह कुछ चांसेस हो, कोई सुनने में आया है कि इधर कोई एवलांच भी आया है? देखिए, यहाँ ये एरिया बॉटल नेक का एरिया जो है ना, एवलांच का एरिया है, और आजकल गुज़िश्ता 3-4 खासतौर पे गुज़िश्ता 15-20 दिनों के दौरान, 2-3 हफ्तों के दौरान, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो एवलांचेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी हमारे पास वीडियोस भी आती रही हैं। खुद जब ये 2-3 फरवरी को ऊपर जा रहे थे, ये जो टीम 30 रुकनी कोहिमा की टीम जा रही थी, उसमें से बहुत सारे फॉरनर्स को मैं फॉलो कर रहा था, उनकी वीडियोस आ रही थी, और वो कह रहे थे अपने कमेंट्स में सोशल मीडिया के अंदर कि सामने जो केटू के सामने जो ब्रॉड पीक है, वहाँ पे एवलांचेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये बॉटल नेक का एरिया, इसकी अपनी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे 8 अगस्त 2008 को मैंने खुद स्टोरी दी थी, रात 3 बजे ऊपर से तोदा गिरा था बर्फानी, और जिसकी वजह से तकरीबन 11 कोपेमा जो है वो हलाक हो गए थे, और ये सबसे बड़ा हादसा था इस बॉटल नेक एरिया। जिस एरिया की निशानदेही की गई है उसी एरिया में ये आया था। ये भी मुमकिन है, और दूसरा इम्कान ये हो सकता है कि बहुत शुक्रिया निसार अब्बास, आपने हमें अपडेट किया है। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं, एक तो केटू सर करना, मतलब वो तो खुद जा रहे हैं, उसके बाद जो गुम जाए उनके बाद रेस्क्यू के लोग भी उसी जगह पे जा रहे हैं, तो इट इज डबली। आई होप कि ये जो जहाज से सर्वेलेंस है इसका फायदा हो। अच्छा, मेरी नीस बना रही थी टिकटॉक, और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक छोटे से सीन में आप भी आ जाएं, तो हम आ गए। मतलब हार्मलेस होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं अपना ज़माना याद करता हूँ तो हमारे ज़माने में नौजवानों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि वो एक पब्लिक स्पेस पे जाके कैमरा फेस करके डांस कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पे एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। कॉन्फिडेंस की कमी माशाल्लाह हमें बिल्कुल नहीं है, और बड़ी अच्छी बात है, ये सब कुछ तो होना ही चाहिए। जस्ट बी केयरफुल, यू नो, हमने हमेशा से अपना यही एक स्टांस रखा है कि टिकटॉक इज ओके, मतलब एक हार्मलेस फन हो रहा है, कोई मसला नहीं है, बस ओवरबोर्ड ना होए और एहतियात रखें। कोई ये जो गाड़ी वन व्हीली और ये इस किस्म की चीजें, या बहुत हाइट से आप कुछ कर रहे हैं, मतलब डोंट बी स्टूपिड अबाउट इट, जस्ट एंजॉय इट, इट्स फॉर फन। और खासतौर पे आधे लोग तो ये कह रहे थे पैसों का कोई चक्कर नहीं है, बीच में तोहफे वगैरह मिल जाते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और वैक्सीनेशन की बात करेंगे। उससे टिकटॉक का क्या लेना? नहीं, अभी हम टॉपिक बदल रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है, वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन की बात करेंगे, और आपको पता है कि पहली खेप ही आई थी, इमदादी खेप थी जो हेल्थ वर्कर्स के लिए थी। अभी भी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगने का सिलसिला जारी है, लेकिन हमने पहले दिन हमने ये खदशा जाहिर कर दिया था कि यहाँ पर वीआईपीज लाइन तोड़ के जरूर घुसेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो लिहाजा कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पे धूमें भी देख रहे होंगे इन बातों की कि किस तरह कुछ जो वीआईपीज हैं वो, जैसे कहते हैं ना, लाइन तोड़ के आगे पहुंच जाना, तो वो लाइन तोड़ के आगे ही पहुंच रहे हैं। तो कहीं आपको बता दें, वैक्सीनेशन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, कहीं बाअसर अफराद ने लगवा ली, जो कि जिसका हमने जिक्र किया है। मजीद वैक्सीन कब और कहां से आ रही है, वैक्सीनेशन के लिए आम आदमी की बारी कब आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवालात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम जिस तरह चल रहा है, नजर आ रहा है कि तैयारी पूरी ना थी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक नहीं कई मसाइल हैं, और क्या हम आपको कह सकते हैं, बल्कि अच्छा, बाय द वे, चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आपको पता है 5 लाख वैक्सीन मिलने पर हुकूमत ने ऐलान किया था कि पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। सुनिए, फिर इसके बारे में मजीद बात करते हैं। मैं अपनी टीम को मुबारक देता हूं कि इन्होंने बड़ा तेज़ी से काम किया, और ये जो वैक्सीन्स हमने जो इंपोर्ट की, चाइना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 5 लाख वैक्सीन्स मिली, जो कि मैं फिर आप सबको बता दूं कि सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर साहब को दिए हमने, हेल्थ वर्कर्स को पहले लगेंगी जो काम करते हैं कोरोना के मरीज़ों के साथ, तो उनको सबसे पहले, और उसके बाद फिर एक एज ग्रुप जो कि जिस एज में ज़्यादा ख़तरा है कोरोना का, उनको लगेंगी।
अच्छा जी, तमाम सूबों को ये वैक्सीन कोटे के मुताबिक दी गई। 3 फरवरी से वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हुआ। अब खैबर पख्तूनख्वा से खबरें मिली कि औसतन रोजाना 100 से भी कम अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। 100 से भी कम। इमेजिन, पंजाब में भी ऐसे ही आदाद शुमार सामने आए हैं। इस्लामाबाद का भी यही हाल है। सिंध से खबरें आई कि बासर अफराद चोर दरवाजे से वैक्सीन लगवा रहे हैं। कुछ मौतलियां भी हुई। वैसे मैं बात बताऊं, मौतलियां नहीं करनी चाहिए ऐसे में, क्योंकि जब ऊपर से ऑर्डर आ जाता है ना तो कौन होगा बेचारा जो खड़ा होगा इनके सामने, एडमिनिस्टर कर रहा है, उसका क्या कसूर है? उसको तो ऊपर क्या कसूर है? मतलब इट वाज नॉट हिज डिसीजन कि आओ जी आ जाएं बाजी मैं आपको लगा दूं वैक्सीन। तो उसको भी तो कहा होगा ना, और भाई ने कहीं जाहिर असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए ये लाइन तोड़ी और उसमें घुसने की कोशिश की। और उसके बाद अब बाज लोग कह रहे हैं इनकी ऑडेसिटी देखें कि जी जो वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स के लिए, भाई इनकी ऑडेसिटी क्या आप देखें। दिस इज अ प्रिविलेज्ड क्लास। ये आज से नहीं, बचपन से इसी किस्म के माहौल के आदी हैं जहां पर इन्होंने कभी लाइन में इंतजार करने की जहमत की ही नहीं है। Since we are talking about it, why don't we ask our correspondent कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो खाबर खान जो है नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची से, उन्होंने हमें ज्वाइन किए। खाबर, इस स्टोरी पे हम बहुत बात कर रहे हैं, तो आप हमें बता दें कि वैक्सीनेशन के अमल के बारे में ऑब्वियसली वी वांट डिटेल्स, और ये भी कि सिंध में बाअसर अफराद जो VIPs हैं उनकी वैक्सीनेशन का मामला क्या है, कैसे लग गई उनको वैक्सीन? जी बिल्कुल, ये 2 रोज़ कबल वाक़या पेश आया था जिसमें साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा MNA और सरबरा NCOC असद उमर की जो भतीजी हैं वो और उनके जो शौहर हैं उनको ये वैक्सीनेट किया गया है ऊजा अस्पताल में। जिसके बाद जो है यही हमने देखा कि जिस पैरामेडिक स्टाफ ने और डॉक्टर ने, डॉक्टर अनीला कुरैशी जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेट की ये वैक्सीन, उनको तो मुअत्तल कर दिया गया और एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई। जिसके बाद जो है ताहाल उस तहकीकाती कमेटी ने कोई तहकीकात शुरू नहीं की हैं। EOC के जो कोऑर्डिनेटर हैं फ़याज़ अब्बासी, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई गई है कि जी फौरी तौर पर वो तहकीकात करेंगे, लेकिन अब तक जो है तहकीकात नहीं हुई है, सिर्फ उस मुताल्लिका फ़र्द को मुअत्तल किया गया है। इसी के साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया तो NCOC की टीम कराची पहुँची, उन्होंने तहकीकात शुरू की और पूरी तफसीलात इसकी मांगी, और उसके बाद जो है एक और कमेटी बना दी गई जिसको नाम दिया गया वैक्सीन ऑडिट कमेटी। अब ये कमेटी हर सेंटर्स में जा रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, और उसके बाद जो कि कोड्स देने थे उस पर अब ये फैसला किया गया है कि जब तक हेल्थ केयर वर्कर्स को नादरा और निम्स की जांच से जो कोड दिया गया, जब वो 1166 पे अप्लाई करते हैं, जब तक वो कोड उनको नहीं मिलेगा तब तक वो कोड जो है SMS के जरिए मौसूल हो रहा है और उसके बाद उसी में आपके सेंटर का तयन भी किया जाता है। लेकिन जाहिर है कि ये इस प्रोसेस के बगैर गए। अब खबर इस मामले में डॉक्टर को मुअत्तल कर देना, आपको लगता है कि एक डॉक्टर जो ड्यूटी पर मौजूद है उसकी इतनी अथॉरिटी है कि एक VIP आए और वो कहे आए जी मैं आपको वैक्सीन लगाऊं, या फिर वो मना भी कर सके कि जी सॉरी हम अलाउड नहीं है और हम आपको नहीं लगाएंगे? ये तो कहीं ऊपर से ये जाहिर अहकामात आए होंगे ना। जी बिल्कुल ऐसा ही सूरत हाल है कि सिर्फ एक SMS के ज़रिए जो है बाकायदा अब है महकमा सेहत के अंदर जो है अगर हाई अप से कोई मैसेज आता है तो कोई उसको टाल नहीं सकता है। यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि जब निम्स का ये 2 रोज़ बाद जब वैक्सीनेशन गुज़िश्ता बुध से जब शुरू हुई है तो 2 रोज़ तक जो है जो कोर्ट से वो ही नहीं पहुँचे थे। तो उसके बाद महकमा सेहत के हुक्काम ने यह फ़ैसला किया था कि जी हम खुद से जो है इंट्रीज़ करके एक्सेल पे शीट बनाएंगे और उसके बाद जो है महकमा सेहत को भेज देंगे ताकि जब तक कोड्स आते हैं तो कोटा पूरा किया जा सके। जिस तरह आपने बात की दीगर सूबों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, वहाँ पर जो है 100-200 हुए हैं, तो गुज़िश्ता रोज़ तक सिंध ने जो है सिर्फ प्रेशर की बुनियाद पर 17,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का दावा ज़रूर किया है। लेकिन इसमें से जो निम्स या जो कोड के तहत वो आए थे उनकी तादाद कम थी। तमाम लोगों को यह अहकाम दिए गए थे जी फौरी तौर पर जिनको जो कोटा मिला है वो पूरा किया जाए। तो इस वजह से सेक्रेटरी हेल्थ ने DHO पर भी भरमी का इजहार किया। खबर ये भी बताइएगा आया था जी, खबर ये भी बताइएगा कि ये वैक्सीन मुफ्त में लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जिस तरह हमने बाकी मुल्कों में भी देखा है, या फिर इसके लिए कुछ पैसे हैं? नहीं जी, अभी तक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है क्योंकि सिर्फ अभी तक सरकारी अस्पतालों के अंदर ये लग रही है। आगा खान अस्पताल को भी जो है वैक्सीनेट करने के अहकाम दिए गए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक शुरू नहीं की है। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक कराची के अंदर 10 सेंटर्स बनाए गए हैं, उधर के 4 सेंटर्स हैं, तो कुल 15 सेंटर्स हैं। 84,000 रजिस्टर्ड वो जो वैक्सीनेटर्स हैं उनको जो है लगानी है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स तमाम शामिल हैं। लेकिन अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। लेकिन सवाल यही है कि जी ऑथेंटिसिटी क्या है। अभी तक जो कल
NCOC ने फैसला किया है कि जब तक ई सर्विसेज के तहत उनको कोड नहीं मिलेगा और दोनों डोजेज़ नहीं लग जाते तब तक जो उनको ई सर्टिफिकेट जो कि नादरा की जानिब से जारी किया जाएगा, उसके बगैर वो ना ही बैरून मुल्क जा सकेंगे और ना ही कोई वीज़ा लगवा सकेंगे। तो ये शर्त भी अब NCOC की जानिब से रख दी गई। बट यू नो देयर आर डॉक्टर्स whom I know जो कि SMS के जरिए जिनको कोड्स मौसूल हो रहे हैं और उसमें उनके सेंटर का तयन भी है और उनको कोड दिया गया और ये भी कहा गया कि शनाख्ती कार्ड के साथ आएं। जी खबर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस दिस इंफॉर्मेशन। हम जल्दी से आपको बता दें कि इवन इन दुबई जहाँ से अभी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आधी से ज़्यादा जो आबादी है उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है, उनको सेकंड डोजेस भी लग चुके हैं। और पहले तो शुरू में वो टूरिस्ट जो आ रहे थे उनको भी लगा रहे थे मुफ्त में, लेकिन अब चूंकि उनकी भी कम पड़ गई है वैक्सीन तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। ये फ्री का माहौल जो है ना खत्म किया जाए। बड़े वैसे अच्छा ही चल रहा था, हम भी लगा लेते थे। कोई साबित गवर्नर की है बेटी तो आपको लगेगी वैक्सीन? नहीं वही ना, वो हमें याद आ गया ना, हम नहीं है उनके बच्चे तो हमें तो कुछ लग नहीं सकता। अच्छा जी, अब बाय द वे खबर भी फेयर हॉल पे मौजूद थे, इनके पीछे अभी रौनक नहीं लगना शुरू हुई। हाँ खैर एनीवे टिकटॉक से हम जोड़ रहे थे कि वो जगह बड़ी हिट है तो वहाँ टिकटॉक हो सकती हैं। और वी आर रियली excited to talk about this victory. फवाद, रिजवान, हसन, बाबर, नौमान, शाहीन, फहीम सब ने कमाल कर दिया पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। तारीखी फतह, जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा है। सर्टनली जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में 14 बरस बाद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई। एक मजबूत टीम होने की वजह से इसे फेवरेट समझा जा रहा था और एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड का नाकाम दौरा करके वापस आई थी। लेकिन हमने लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे फिर वो ट्रॉफी नजर आ गई जिसके बारे में हमने बात भी की थी। कि हमने जीतना ही था। नहीं, और हमने इतना कुछ बोलने के बाद भी मतलब ये ट्रॉफी तो चेंज नहीं हुई नहीं ना, मतलब हमने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया था कि भाई ट्रॉफी इस काबिल तो बना दो कि जीतने वाले को खुशी हो कि मुझे ये मिली है, और जीत भी हम ही गए, तो लिहाजा हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए थी। बट आई गेस जीत तो फिर भी हम गए, तो दैट इज गुड। सीरीज जो है जी अपने नाम की है, आलमी रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर हम आ गए हैं। सो ऑल गुड थिंग्स आर हैपनिंग। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफी मजहर अरशद, उनसे बात करते हैं। क्रिकेट स्टैट्स पे इनकी काफी गहरी नजर होती है तो उस बारे में लेकिन सबसे पहले मजहर आपसे यही पूछना है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे बाद कोई बड़ी टीम जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आई है, जबरदस्त टेस्ट सीरीज हुई है और हम तब कहते होते हैं जब हम जीत जाएं, तो लिहाजा दिस शुड बी काउंटेड कि हम जीत गए हैं। कौन से नए रिकॉर्ड बने हैं इस सीरीज में? देखिए सबसे पहले तो ये कि हम देखें कि पाकिस्तान को रिसेंटली जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस थी जिसमें वो जीतते भी थे तो हम देखते थे कि स्पिनर्स का बहुत ज्यादा रोल होता था, लेकिन ये बहुत अरसे के बाद अब हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो हमें मैचेस जितवा रहे हैं, ना सिर्फ इस सीरीज में बल्कि जो पहले भी जो हुई थी, जो पाकिस्तान में जो सीरीज हुई है, हमने लास्ट सीजन में कराची में देखा था कि शाहीन अफरीदी ने भी 5 आउट किए, नसीम शाह ने, फिर अब हमने इस मैच में देखा कि हसन अली ने 2 बार 5 आउट किए, लास्ट ईयर नसीम शाह ने हैट्रिक भी की थी। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है पूरी दुनिया में, उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया और पाकिस्तान ने 17 साल के बाद साउथ अफ्रीका को किसी टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है। 17 साल के बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को किसी टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है। इसमें बहुत से ज़ाहिर रिकॉर्ड्स भी बने होंगे, लेकिन क्या बताइए कि इतनी बदशक्ल ट्रॉफी का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद है इससे पहले माजी में? देखिए पीसीबी का तो ये कहना था कि ये कोई 3D ट्रॉफी है और ऑब्वियसली उनकी कुछ स्पॉन्सर्स की कमिटमेंट्स भी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिसेंटली हमने काफी इंटरेस्टिंग भी जो ट्रॉफी से देखी है। अभी पाकिस्तान कप में जो है वो हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी जिसमें पाकिस्तान का मैप बना हुआ था ट्रॉफी के ऊपर, तो वो एक अच्छी ट्रॉफी थी। फिर एक हमने बिस्किट के साथ देखी थी, लेकिन इस बार शायद मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान का क्रिकेट के ऊपर था, तो वो ट्रॉफी के ऊपर जरा वो तवज्जो करना या फिर उम्मीद नहीं थी कि हम जीत जाएंगे तो हमें मिल जाएगी, तो लिहाजा ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि भाई ट्रॉफी अगर वापस हमारे पास ही आनी है तो उस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए जितना टीमों पे भी हो रहा है। अच्छा जल्दी से ये भी बता दें कि अब टूर के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान टीम 3 T20 मैचेस खेलेगी, तो होपफुल तो हम हैं नेचुरली आफ्टर दिस जीत। तो चांसेस आपको कैसे लग रहे हैं क्लीन स्वीप के? और सिंस मजहर आप हैं हमारे साथ तो आप जरा हमें हिस्ट्री में भी लेके जाएं, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका इन T20s? देखिए पाकिस्तान अभी रिसेंटली जब साउथ अफ्रीका गया था तो वहां पे पाकिस्तान सीरीज हार गया था, और वो पाकिस्तान की जो एक विनिंग स्ट्रीक थी कि पाकिस्तान 9-10 सीरीज मुसलसल जीत रहा था सरफराज अहमद की कप्तानी में, तो उसमें क्योंकि सरफराज अहमद बैन हो गए थे तो आई थिंक पाकिस्तान की जो लूजिंग स्ट्रीक है वो वहां से स्टार्ट हुई थी जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में 2-1 हारा था। लेकिन अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ने है जो काफी स्ट्रगल किया T20 में, इवन दो कि न्यूजीलैंड में सीरीज ड्रॉ हुई,
लेकिन लास्ट सीजन में जब श्रीलंका पाकिस्तान आया था तो श्रीलंका की एक सेकंड टीम थी और उन्होंने भी पाकिस्तान को 3-0 हरा दिया था। तो अभी भी आप देखेंगे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया तो उनकी मेन टीम नहीं है, ये उनकी आप कह लेंगे बी टीम है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उनको इजी नहीं लेना चाहिए। अभी भी काफी इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सीनियर टीम खेल रही है, बाबर आजम, शाहीन, हारिस रऊफ ये सब अवेलेबल हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान T20 सीरीज भी जीत जाएगा। इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान T20 सीरीज भी जीत जाएगा। अब हमने 17 साल बाद जो टेस्ट सीरीज जीती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इस सीरीज में पर्टिकुलरली कोई इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं जो यू थिंक यू शुड शेयर विद अस एंड द ऑडियंस? देखें, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि इमरान भट्ट जो है उन्होंने 6 कैचेस किए हैं एक सीरीज में, और कल जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है वसीम अकरम, उन्होंने भी काफी तारीफ की पाकिस्तान की कैचिंग की। इवन दो कि इमरान भट्ट ने रन्स नहीं किए, लेकिन उनके जो 6 कैचेस थे वो डिफरेंस थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम्स के दरमियान। तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि पहले कभी ऐसा हुआ है कि एक सीरीज के अंदर या एक प्लेयर जो है वो डेब्यू के ऊपर हो तो वो 6 कैचेस कर ले। तो सिर्फ एक ऐसा इंस्टेंस है, पाकिस्तान की जो फर्स्ट एवर सीरीज थी 1952 में इंडिया में, उसमें नजर मोहम्मद ने अपनी पहली सीरीज में 7 कैचेस किए थे। तो उसके बाद ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के एक डेब्यूटेंट की सबसे अच्छी फील्डिंग परफॉर्मेंस है। Wonderful, and he should be certainly appreciated for अच्छा, this. एक और लास्ट चीज कि टेस्ट सीरीज में नए खिलाड़ियों ने मौके से फायदा उठाया और हमने उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा पसंद किया है। तो अब T20 में किन नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? देखिए, ऑनेस्टली मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान आजम खान को ट्राई करता, क्योंकि आजम खान इस टाइम बड़ी अच्छी फॉर्म में है। वो दुनिया में जहां पे भी खेल रहे हैं उन्होंने काफी अच्छी जो है बैटिंग भी की है और कीपिंग भी की है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको सिलेक्ट नहीं किया। तो जो अभी जो पाकिस्तान की टीम है, ऑब्वियसली बहुत सी नजरें बाबर आजम के ऊपर होंगी, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और होम सीरीज में ऑब्वियसली लाहौर के भी हैं वो। तो मैं ज्यादा जो है वो ये देख रहा हूँ कि बाबर जो है, क्योंकि उनकी नंबर 1 रैंकिंग जो है वो लूज हो गई थी, तो अब देखना ये है कि बाबर उस रैंकिंग को रीगेन कर सकते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है कि बहुत सी नजरें जो है इस सीरीज में बाबर आजम के ऊपर होंगी। बहुत सी नजरें इस सीरीज में बाबर आजम के ऊपर होंगी। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अरशद हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स पे ये गहरी नजर रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हम आगे बढ़ेंगे और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स, तो आपको ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान के बड़े बेटे उवैस खान और टीवी अदाकारा मरियम अंसारी का निकाह हुआ है रिसेंटली, और जिस तरह अब्दुल्ला कहते हुए हैं कि निकाह के बंधन में बंध गए। हाँ, अब्दुल्ला एक दफा कहो ना, शादी के बंधन में तो अभी निकाह हो गया ना, वो रुखसती टाइप नहीं हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया। चलो, शादी के बंधन में बंध गए हैं, तो निकाह की जो इवेंट था उसमें दूल्हा और दुल्हन के ऑब्वियसली दोस्त और नियर एंड डियर वंस तो आए हुए थे, और इवेंट में साबिक कप्तान मोइन खान का तहसीन जावेद के साथ गाया गया गाना जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा खूब वायरल हुआ है। और हम बात कर रहे थे कोविड वैक्सीनेशन की, और अभी भी हमारे कुछ कंसर्न्स हैं कि ये निज़ाम जो है ये प्रॉपर बना हुआ है, क्योंकि हमें शुरू में ही शक हो रहा था कि क्या आर वी इक्विप्ड टोटली, कि हमने ये आ भी जाए वैक्सीन तो उसको लगानी किस तरह है, किसको पहले लगेगी किसको बाद में। तो ये बहुत सवाल हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे शो पर पहले भी आती रही हैं इसी टॉपिक पर बात करने के लिए, अभी भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो हुकूमत कई माह से बता रही थी कि वैक्सीनेशन के लिए मुकम्मल प्लान मौजूद है, फिर कुछ वैक्सीन आई तो लगना शुरू भी हो गई, हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं इतला है कि इंतजामात मुकम्मल नहीं, कहीं तिब्बी अमला खुद दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, और कहीं बाअसर अफराद, ये एक बड़ी कंसर्निंग बात है, उनको वैक्सीन लगा दी गई है जो कि आउट ऑफ लाइन थी। तो क्या यही प्लानिंग थी शुरू से? नहीं जी, मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त एक बहुत वेल प्लान पूरी एक्सरसाइज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तैयार की हुई थी, और इसके अंदर प्रोक्योरमेंट से लेके उसकी स्टोरेज से लेके उसकी डिलीवरी तक जो है तमाम एक इफ़ेक्टिव निज़ाम जो है वो इन प्लेस है। ये एक आध वाक़या हुआ है कल जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है सिंध हुकूमत में, जो एक आध VIPs को जो लगी है, मगर वो फौरी चेक एंड बैलेंस में आया। फेडरल गवर्नमेंट ने उसका बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस भी लिया और अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। मगर उसके अलावा मैं समझती हूँ कि जो 578 सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो फ़ाल हो गए हैं, और वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है। कुछ जगहों पे अभी लोग लगवाने के लिए थोड़े से हेजिटेंट हो रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, मगर एक प्रोसेस शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये मज़ीद इसमें
स्मूथनेस आती जाएगी और ये और इफेक्टिव होता जाएगा। नौशीन साहब, एक और मसला ये नज़र आ रहा है कि चंद लाख वैक्सीन्स आई हैं और मज़ीद जो आएंगी वो तो पहले वैक्सीन लगवाने वालों को ही दूसरी डोज ज़ाहिर है उनकी बन जाएगी, बाकी आवाम के लिए कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? मुफ्त वैक्सीन के इंतज़ार में कहीं हम बहुत ज़्यादा देर ना कर दें ना, अभी तो हम सिर्फ इमदाद पे इन्हिसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी प्लानिंग की गई है और अपनी पॉपुलेशन को हमने प्रायोरिटाइज किया गया है और इसके अंदर स्टेज 1 जो है उसके हमारे अंदर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो तकरीबन 5 लाख के करीब है, तो उसके लिए हमारे पास 5 लाख वैक्सीन आ गई हैं और 5 लाख जो है साइनोफार्म की मजीद वैक्सीन 2-4 दिनों में आ जाएंगी, ये 10 लाख हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि 5 लाख डोजेस, तो ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर कर देगी। उसके बाद सेकंड स्टेज जो हमारी 65 से ज़्यादा लोगों की जो एज वाले लोग हैं उसके लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है उसकी भी तादाद जो है वो मैं समझती हूँ कि एक बड़ी तादाद एस्ट्राजेनेका की तकरीबन 1.1 करोड़ 70 लाख जो है वो आएगी, जिसमें से पहली 60 लाख जो है वो हमें ये फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगी और बाकी जो 1 करोड़ है वो हमें सेकेंड क्वार्टर में मिल जाएगी। तो उससे हम अपने जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं हम उनको कवर करेंगे जिनकी तादाद इस वक्त वो भी तकरीबन हमारे 9.5 मिलियन के करीब है। तो ये एस्ट्राजेनेका की जो डोजेज आ रही हैं वो हम अपने इनके लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कैंसिनो बायो की भी वैक्सीन आ रही हैं जो कि 3.1 मिलियन का ऑर्डर जिसका दिया गया हुआ है, इसमें से 1 मिलियन जो है वो हमें पहले मिल जाएगी और बाकी 30 मिलियन जो है वो हमें थर्ड क्वार्टर में मिल जाएगी और वो फिर हम अपने 60 से 64 ईयर्स के दरमियान के लोगों को लगाएंगे और उन हेल्थ केयर वर्कर्स को जो कि फ्रंट लाइन में नहीं शुमार होते मगर वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो ये पूरा सिस्टम और एक प्रायोरिटीज बनाई गई है और इसके मुताबिक प्लान चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन अहमद साहिबा। Anyway, we are going to see you tomorrow. Have a great day. Have a safe day.